वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक्यूट डायरिया के मैनेजमेंट के बारे में। हमारे पास डायरिया के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं। 90% जो एक्यूट डायरिया होते हैं वो इन्फेक्शस होते हैं, उसमें से 70% जो होते हैं वो वायरल ईटियोलॉजी की वजह से होते हैं और यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होते हैं। तो इस तरीके के वायरल डायरिया यूजुअली जो है सेल्फ लिमिटेड रहते हैं और सिंपल जो हाइड्रेशन अगर आप स्टेटस मेंटेन रखें तो उसी से ये ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है रिहाइड्रेशन के लिए, तो उसमें हम ओरल रिहाइड्रेशन कर सकते हैं और इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन हम जो इनफॉर्मली है, जो घर में है, वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो है सूप ले सकते हैं ज़्यादा नमक वाला, आप जूसेस ले सकते हो नमकीन, और आप पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। फॉर्मली आप जो है जो ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं जैसे कि गैटोरेड है, पेडिलाइट है या ORS सॉल्यूशन है जो स्पेसिफिकली इसके लिए आता है, उसे ले सकते हैं। तो ORS जो है वो पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है, जूसेस की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो जो ये पाउडर है आपने 1 लीटर पानी में मिलाना है और हर एक लूज स्टूल के बाद आपने 200 ml ये पानी लेना है। इसके अलावा आप घर में भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। आप आधा चम्मच नमक डालिए, 1 चम्मच सोडा और 8 चम्मच चीनी और 240 ml आप जो है ऑरेंज जूस 1 लीटर पानी में मिलाइए। ये आप होममेड जो है इसे ORS की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने खाने में क्या रखना है कि आपने जो सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टिबल फूड है वो लेना है, जैसे ब्रेड डाइट हम कहते हैं, जैसे बनाना, राइस, एप्पल सॉस, टोस्ट, कर्ड, टी, ये आप ले सकते हैं। क्या चीज़ आपने खाने में अवॉइड करनी है, आपको हाई फाइबर फूड जो है अवॉइड करना है, जिसमें फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स आते हैं, और कैफ़ीन, अल्कोहल, मिल्क प्रोडक्ट और फैट्स जो है आपने इस टाइम में अवॉइड करने हैं। अगर डिहाइड्रेशन आपको सीवियर हो चुकी है, आप एल्डरली है या इन्फेंट हैं, तो ऐसे केसेस में जो है हमें इंट्रावीनस या IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो उसमें जो प्रेफर्ड सॉल्यूशन रहता है वो रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल साइन का इन्फ्यूज़न आपको लगाना पड़ेगा। एंटी डायरियल ड्रग्स का यूज़ कहाँ करना है। एंटी डायरियल ड्रग्स जो है 2 तरीके की होती हैं। एक एंटी मोटिलिटी ड्रग होती हैं जो कि आंतों की मोटिलिटी को कम करती हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो है ओपियोइड प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लोपरामाइड। ये आंतों की जो स्पीड है उसको कम करेगी, तो एक कंफर्ट जो है वो इम्प्रूव करेगी, जो फीकल अर्जेंसी है उसको डिक्रीज़ करेगी और फीसेस में जो लिक्विडिटी है उसको भी कम करेगी। एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स है जैसे कि रेसिकाड्रोटिल। ये क्या करती है कि इंटेस्टाइन से सेक्रेशन को कम करती है, जिसके कारण जो है जो वाटर कंटेंट है स्टूल का वो कम होता है, ORS की रिक्वायरमेंट कम होती है, जो रिकवरी है वो भी स्पीड अप होती है। लेकिन ये दोनों ही जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं ये आप जो है वाटरी डायरिया में, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे अवॉइड करना है अगर आपको ब्लडी डायरिया है, इन्फ्लेमेटरी या इन्वेजिव डायरिया है, या हाई फीवर है, या सेप्सिस है। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और सिम्बायोटिक क्या होते हैं। जैसे प्रोबायोटिक होता है, ये लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। प्रीबायोटिक जो है वो नॉन डाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो जो है हमारे कोलोन में पहुंचते हैं और ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जो हमारे हेल्थ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया के लिए। तो एक तरीके से ये हमारे हेल्थ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया को जो है आंतों में उनकी संख्या को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जो सिम्बायोटिक होता है उसमें कॉम्बिनेशन रहता है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का। तो जो हम प्रोबायोटिक दे रहे हैं सिम्बायोटिक में, उसकी लाइफ को जो है ये प्रीबायोटिक जो है एनहांस करते हैं, उसके सर्वाइवल को एनहांस करते हैं। जो ये तीनों ड्रग्स हैं, ये डायरिया में इनके कुछ ट्रायल्स हुए हैं एक्यूट डायरिया में। कुछ जो है हेल्थ इसमें बेनिफिट भी देखा गया है, लेकिन अभी जो है ये इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं हैं और जो है सेफ्टी कंसर्न इनमें रहता है। अब आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमने कहाँ यूज़ करनी है। यूजुअली जो अगर माइल्ड टू मॉडरेट आपको वाटरी डायरिया है तो ये सेल्फ लिमिटेड रहता है, यूजुअली इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंटीबायोटिक जो है अगर आपको डायसेंट्री है, इन्फ्लेमेटरी या इन्वेजिव डायरिया है, और अगर आपको सीवियर डायरिया है जैसे डिहाइड्रेशन हो गई है, या अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, एल्डरली हैं, तो ऐसी केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम एम्पिरिकली मतलब अंदाजे से जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक्यूट डायरिया जो है बहुत सारे डिफरेंट पैथोजेंस की वजह से होता है। समटाइम्स जो एग्जैक्ट
कॉज है, एग्जैक्ट बैक्टीरिया या वायरस है, उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो आप इनिशियली एम्पिरिकली एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं जब तक कि कल्चर की रिपोर्ट अवेलेबल ना हो। तो मोस्ट कॉमनली जो एम्पिरिकली एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है उसमें फ्लोरोक्विनोलोन नामक एंटीबायोटिक जो है होती हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, जिसे हम 1 से 3 दिन तक देते हैं। या आप एम्पिरिकली अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, जिसमें 1 ग्राम के सिंगल डोज या 500 मिलीग्राम डेली फॉर 3 डेज़ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें कोई जो है शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो एंटीबायोटिक है वो हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, उसको चांसेस को इंक्रीज़ कर सकती है, जिसकी वजह से जो है किडनी की दिक्कत आ सकती है, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है और ब्लड में हेमोलिसिस हो सकती है। तो एंटीबायोटिक जो है वो मोस्टली जो है यूज़ नहीं होती है, वाटर डायरिया में उनका बहुत कम रोल है, और ये सिर्फ डायसेंट्री या इन्वेजिव डायरिया या सीवियर डिहाइड्रेशन वाला डायरिया है उसमें ही यूज़ होती हैं। तो किस पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है? अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है स्टूल में, आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, सेप्सिस हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो इरेशनल यूज़ है एंटीबायोटिक का वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है एंटीबायोटिक्स के लिए, और एंटीबायोटिक्स जो है वो कुछ माइक्रोबायोटा को अल्टर कर सकती है और ऐसे बैक्टीरिया को फेवर कर सकती है जो कि आंतों के लिए ख़राब होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।